हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने गुप्तकालीन इतिहास के अंतर्गत हमने जो गुप्त काल के पूरे जो सभी राजा हैं, सम्राट हैं, उनके विषय में विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद की जो वीडियो थी उसमें हमने गुप्तकालीन प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसके विषय में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से चर्चा करने जा रहे हैं कि जो गुप्त काल था उसकी सामाजिक दशा क्या थी, उसकी आर्थिक दशा कैसी थी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में गुप्तकालीन सामाजिक और आर्थिक दशा को। ये जितने भी फैक्ट मैंने आपके सामने लिख रखे हैं ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। उन सभी एग्जाम्स के लिए, उन सभी वनडे एग्जाम्स के लिए जो कि आप देना चाह रहे हैं, चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीजीटी टीजीटी 2022 का जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो विद्यार्थी हो, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये सभी जो फैक्ट, ये जो सभी टॉपिक्स वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप अगर किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसकी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री का जो एग्जाम है उसके लिए भी ये वीडियोस महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप इतिहास विषय से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट की तैयारी हो या किसी पीजीटी टीजीटी मैंने आपको बताया, तो सभी के लिए समान रूप से ये सभी वीडियोस महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से नई नई वीडियोस में आपके सामने लगातार लेकर के आता रहता हूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस प्रकार के वीडियोस चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं गुप्तकालीन आर्थिक जीवन को। सबसे पहले हम देख लेते हैं तो गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के अगर अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था की स्थिति अगर हम देखें गुप्त काल की तो समृद्ध थी, यानी जो चहुर्मुखी विकास था गुप्त काल में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो शिल्प उद्योग हो, व्यापार हो, धंधे हो, किसी प्रकार का अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी उसका कोई एक प्रकार हो सकता था, उन सभी जो सभी अर्थव्यवस्था के जो आयाम थे वो गुप्त काल में महत्वपूर्ण थे। इसी वजह से गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा गया है इतिहास का। तो जो गुप्त काल की अर्थव्यवस्था थी मैंने आपको बताया कि चहुमुखी समृद्धि थी, चाहे वो शिल्प से संबंधित कोई व्यवस्था हो, कृषि हो, शिल्प हो, उद्योग हो, व्यापार हो, वाणिज्य, मुद्रा, नगरीकरण, सभी तरीके से चहुमुखी विकास था आपकी गुप्त काल के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो अर्थव्यवस्था थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था का जो चहुमुखी विकास था, लेकिन अर्थव्यवस्था का अगर मुख्य आधार देखें, अर्थव्यवस्था का अगर जो मुख्य आधार था तो वो क्या था, वो कृषि ही था। कृषि ही मुख्य आधार थे और कृषि के नए नए आयाम गुप्त काल में देखे गए। गुप्त काल के अंतर्गत कृषि का बड़ा विकास हुआ। कृषि चूंकि भूमि दान की जो प्रथा थी, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सातवाहन जो वंश हैं उन्होंने भूमि दान की प्रथा को शुरू किया था, लेकिन गुप्त काल में जो भूमि दान की प्रथा थी ये काफी बढ़ चढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो कृषि योग्य भूमि का विकास होने लगा और कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान गुप्त काल में हो गया। जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जो किसान थे वो सम्राटों को या राजा को विभिन्न प्रकार के कर दिया करते थे, जिससे जब उनके पास कर आया तो उनकी आर्थिक उन्नति हुई, आर्थिक उन्नति से सामाजिक उन्नति हुई, राष्ट्रीय उन्नति हुई, तमाम प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत जो कृषि योग्य भूमि थी इसका बहुत विकास हुआ, जिसके माध्यम से सिंचाई का विकास हुआ। उत्तर भारत के जो भी प्रदेश थे उन सभी प्रदेशों में जो सिंचाई का मुख्य जो आधार था वो कुएं वगैरह हुआ करते थे, लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो दक्षिण के भारत का जो पूरा एक क्षेत्र था, वहां पर तालाबों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई थी और नई नई सिंचाई की तकनीक के आधार पर कृषि का विकास हुआ, जिसके कारण जो गुप्त काल है वो समृद्ध होता चला गया। तो यहाँ पर हमने बात करी किसकी, कि जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि थी। आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से अमरकोश में, किसमें, अमरकोश। अब अमरकोश क्या है, तो अमरकोश एक प्रकार का ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें तमाम प्रकार के जो कोश हैं, शब्द कोश हैं, जिसका इस्तेमाल करके लोग उपनिषद और तमाम प्रकार के जो भी ग्रंथ है, स्मृतियां हैं,
उनको पढ़ने में सरलता प्राप्त करते हैं। तो अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का या 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। तो अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है और भूमि दान के कारण कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ था। सिंचाई तकनीक का विकास हुआ। हेनसांग की घटी यंत्र और बाण भट्ट ने तुला यंत्र के जो उपयोग करके जो सिंचाई की तकनीक थी उसमें उसका एक चर्चा मिलती है कि तुला यंत्र और घटा यंत्र। तो ये क्या है, घटी यंत्र, सॉरी, तो घटी यंत्र और तुला यंत्र का प्रयोग चर्चा में है। और जो सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण है वो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से देखने को मिलता है। सिंचाई का जो सबसे उत्तम उदाहरण है वो आपको स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से देखने को मिलता है। और उत्तर भारत मैंने आपको बताया कुएं के द्वारा और प्रायद्वीपीय भारत में तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती थी। अगर भूमि के प्रकार की बात करें तो मोटे मोटे तौर पर 5 से 6 प्रकार की भूमि आपको देखने को मिलती है। जैसे वास्तु यानी जो बसने योग्य वास्तु प्रकार की भूमि, जहां पर लोग बस सकते हैं, जीवन निर्वाह के लिए अपने घर मकान बना सकते हैं, वहां पर वास कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं वास्तु भूमि। इसके अलावा जो क्षेत्र भूमि होती थी, क्षेत्र का अर्थ ही होता है कृषि योग्य भूमि, तो क्षेत्र वाली जो भूमि होती थी वहां पर कृषि की जाती थी। इसके अलावा खिल क्या होता था, तो खिल ना जोतने योग्य भूमि को खिल कहते थे। और औदक क्या होती थी, जो दलदली भूमि होती थी, दलदली भूमि को औदक कहा जाता था। इसके अलावा अपृहत प्रकार की जो भूमि होती थी वो ऐसी भूमि होती थी कि जो बिना जोती हुई भूमि, जो कि जंगली भूमि हुआ करती थी। क्या बताया मैंने आपको, अपृहत भूमि, ऐसी भूमि जो बिना जोती हुई हुआ करती थी और जंगली भूमि हुआ करती थी। तो इस प्रकार की जो भूमि है, भूमि के प्रकार हमने मुख्य रूप से आपको बता दिए हैं। तो गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि जो कृषि थी वो मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था थी उसकी धुरी या उसका आधार हुआ करती थी। इसके अलावा कुछ शिल्प, उद्योग धंधे, व्यापार, इनका भी अपना प्रचलन था। भारत का जो व्यापार था रोमन साम्राज्य तक फैला था। इसके अलावा जो चीन है, चीन के साथ भी व्यापार हुए। कई प्रकार के जो कपड़ों के व्यापार, मसालों के व्यापार, ये भी देखने को मिलते हैं गुप्त काल के अंतर्गत, जो कि पश्चिमी देश हैं उनके साथ में। और जो चीन है इसके साथ भी कई प्रकार के जो व्यापार हैं, इसका जो वर्णन देखने को या इसका उल्लेख भी आपको देखने को साक्ष्य के रूप में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं, अगर शिल्प उद्योग के विषय में देखते हैं तो शिल्प उद्योग बहुत उन्नत था। शिल्प का जो उद्योग था वो बहुत उन्नत था। और जो शिल्प उद्योग थे तो इनको श्रेणी और संघ के रूप में बांटा गया था, श्रेणी और संघ के रूप में बांटा गया था। और जो ये श्रेणी है, ये श्रेणी अलग अलग व्यापार के लिए, अलग अलग क्रियाकलाप करने के लिए प्रसिद्ध थी। इसके अलावा ये श्रेणी व्यापार करने के अलावा जो स्थानीय प्रशासन था उसमें भी भाग लेती थी। और इन श्रेणियों को राजा का एक संरक्षण प्राप्त था, राजा के द्वारा स्वायत्त की स्थिति इनको प्रदान की गई थी। और जो ये श्रेणियां थी तो श्रेणियां व्यवसाय के अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन में भी भाग लेती थी। जो एक श्रेणी थी जिसे बोलते थे कि जो श्रेणी हुआ करती थी उसके अंतर्गत जो श्रेणी हुआ करती थी ये दान पुण्य और जनहित जो कार्य होते थे, दान पुण्य भी करती थी श्रेणी, और जनहित के जो कार्य होते थे उसको भी करती थी। इसी के साक्ष्य के तौर पर अगर हम देखते हैं इन श्रेणियों के लिए, तो जो मंदसौर अभिलेख है इसमें जो रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसने क्या किया था कि एक विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, एक विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था और उसकी मरम्मत भी बाद में कराई थी। और इसी प्रकार इंदौर ताम्रपत्र जो अभिलेख है वहां से तौलिक श्रेणी, कौन सी तौलिक श्रेणी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जो सूर्य मंदिर में जो दिया वगैरह जलता था उस दिए वगैरह के लिए जो तेल की व्यवस्था थी, उस तेल की व्यवस्था का जो पूरा उत्तरदायित्व था वो तौलिक श्रेणी ने अपने ऊपर ले रखा था। तो यहाँ पर आपने देखा मंदसौर अभिलेख से जो रेशम बुनकरों की श्रेणी है उसने सूर्य मंदिर का निर्माण व मरम्मत कराई। तौलिक श्रेणी ने उस सूर्य मंदिर में जो दिया जल रहा है उस दिए की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले रखा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो वस्त्र उत्पादन था इस समय शिल्प उद्योग में, तो वस्त्र उत्पादन का बहुत विशेष महत्व था।
और अर्थव्यवस्था को ये बूस्ट करने का काम करते थे। और वस्त्र उत्पादन के अंतर्गत सूती और रेशमी और जो ऊनी वस्त्र थे उनका उत्पादन भी विशेष रूप से किया जाता था। इसी क्रम में अगर हम देखें तो इस काल में ही, गुप्त काल में ही 22 प्रकार के आभूषणों का उल्लेख बृहद संहिता के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। इसी क्रम में देखें तो जो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलवाए गए थे। और गुजरात विजय के बाद चांदी सिक्के, जो चांदी के सिक्के हैं उनको भी बहुत प्रचलित किया गया था। चांदी के सिक्कों को भी बहुत बड़ी संख्या में चलाया गया था। और जो सोने के सिक्के थे इस काल में उन्हें दीनार कहा जाता था, लेकिन ताम्र के सिक्कों का कुछ खास महत्व गुप्त काल में नहीं था। तो इस प्रकार से हमने गुप्त काल की कुछ आर्थिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से की है। आइए देखते हैं जो सामाजिक स्थिति थी गुप्त काल में वो क्या थी। तो गुप्त काल में जो सामाजिक स्थिति थी वो बहुत जटिल थी। समाज मुख्य रूप से जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इसके अंतर्गत बटा हुआ था। लेकिन गुप्त काल में ही क्या हो गया था कि जो समाज है उसमें नई नई प्रकार की जातियां और उपजातियों का उल्लेख देखने को मिलता है। नई नई प्रकार की जो जातियां ये भी पैदा होती चली गई। भूमिदान के अंतर्गत क्या हुआ कि भूमिदान के अंतर्गत जो कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई उसी के अंतर्गत कायस्थ नाम की एक जाति है, इसका भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि समाज में 4 वर्ण मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा अन्य जातियां और उपजातियां देखने को मिलती हैं। ब्राह्मणों का जो मुख्य कार्य क्या हुआ करता था, चूंकि ब्राह्मण शीर्ष पर था, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र जातियां हुआ करती थी। ब्राह्मण का मुख्य कार्य अध्ययन करना और अध्ययन करवाना, दान लेना व दान देना, इस प्रकार के कुछ कार्य मुख्य रूप से ब्राह्मणों के थे। लेकिन ब्राह्मणों के इस प्रकार के कार्यों के अलावा व्यवसाय में भी ब्राह्मणों को देखा गया कि ब्राह्मण व्यवसाय में भी आगे थे, यानी व्यवसाय भी किया करते थे। जिसके अंतर्गत जो गुप्तकालीन एक रचना है जिसका नाम है मृच्छकटिकम, जिसका नाम है मृच्छकटिकम। इस मृच्छकटिकम के अंतर्गत चारुदत्त एक ब्राह्मण था, उसको सार्थवाह कहा गया है। चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण था, उसको सार्थवाह कहा गया है। क्या कहा गया है? सार्थवाह कहा गया है। और सार्थवाह का अर्थ ही होता है व्यापार, तो उसे व्यापारी कहा गया है, सार्थवाह कहा गया है। चारुदत्त नामक ब्राह्मण को किसमें कहा गया? गुप्तकालीन मृच्छकटिकम जो एक रचना है उसके अंतर्गत। इस काल में अनेक मिश्रित जातियों को भी देखा गया है, अनेक संकर जातियों को भी देखा गया है। और इन संकर जातियों को, जो कि मिश्रित जातियां भी कहा गई हैं, और इनको एक अछूत जाति के रूप में देखा गया है। समाज में इनका उतना महत्व नहीं था, ये बहिष्कृत रहते थे, समाज से बाहर रह करके अपना जीवन यापन करते थे। इसके अलावा प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित था। प्रतिलोम विवाह का अर्थ यहाँ पर यह हो गया कि ऐसा विवाह जिसके अंतर्गत निम्न कुल की कन्या उच्च कुल में जा सकती थी, उच्च कुल की कन्या निम्न कुल में जा सकती थी, ब्राह्मण की कन्या क्षत्रिय में जा सकती थी, क्षत्रिय की कन्या ब्राह्मण में जा सकती थी, या निम्न जाति की जो स्त्रियां थी वो उच्च कुल में जा करके विवाह कर सकती थी। इसे प्रतिलोम विवाह भी कहा गया है। इसके अलावा दास प्रथा भी बहुत प्रचलित थी। तो जो सामाजिक संरचना थी उसके अंतर्गत, जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही दास प्रथा भी प्रचलित थी। और जो आपका नारद स्मृति है इसमें 15 प्रकार के जो दास हैं उनका वर्णन किया गया है। हालांकि जो दास हैं उनकी स्थिति उतनी खराब नहीं थी। दास मुख्य रूप से जो गृह कार्य थे उसमें लगे रहते थे, गृह कार्य का ही निर्वाह करते थे। और दासों को अगर हम देखें तो जो दास थे उनमें मुख्य रूप से ऐसे भी दास पाए गए हैं जो युद्ध वगैरह में बंदी बनाए जाते थे, उन्हें दास बना लिया जाता था। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो दास प्रथा के अलावा जो स्त्रियां थी उनकी सामाजिक स्थिति में तुलनात्मक रूप से गिरावट देखने को मिलती है। इसी समय बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, इनका प्रचलन भी देखने को मिलता है। और इनकी जो स्थिति थी वो मुख्य रूप से गिरती हुई प्रतीत होती थी। लेकिन जो उच्च कुल की कुछ स्त्रियां थीं उनको विदुषी स्त्री भी कहा गया है। वो अध्ययन करती थी, वेदों का अध्ययन करती थी, जो उच्च कुल की स्त्रियां हुआ करती थी।
ये जो समाज में राजनीति में भी भाग लेती थी और ये कलाकार भी हुआ करती थी। तो इस प्रकार की जो उल्लेख है वो उच्च कुल की स्त्रियों में देखे गए हैं। जिस प्रकार से आप अगर आधुनिक समाज से इसकी तुलना करते हैं तो जो निम्न वर्ग की स्त्रियां हैं उनकी स्थिति शायद आज भी उतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन जो उच्च कुल की स्त्रियां हैं उनमें उन्हें अनेक प्रकार की स्वतंत्रता या फ्रीडम मिली हुई है और जिस प्रकार से चाहे अपने जीवन के निर्वाह कर सकती हैं। इसी क्रम में देखें, मैंने आपको बताया कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा इस प्रकार का प्रचलन भी शुरू हो चुका था और एरण अभिलेख से सती प्रथा का अभिलेख देखने को, सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है एरण अभिलेख से। और जो एरण अभिलेख है उसमें 510 ईस्वी के अंतर्गत एक सेनापति थे जिनका नाम था गोपराज, सेनापति थे जिनका नाम था गोपराज। इनकी पत्नी के सती होने का वर्णन देखने को मिलता है। और इसी क्रम में अगर हम देखें तो याज्ञवल्क, नारद, बृहस्पति, इन स्मृतियों में पुत्री या पत्नी इनके जो उत्तराधिकारी होने का प्रमाण मिलता है। उसमें वर्णन किया गया है कि जो पुत्री हैं या जो स्त्री हैं इनका संपत्ति में अधिकार हुआ करता था। याज्ञवल्क्य स्मृतियों में इस प्रकार का उल्लेख देखने को मिलता है। और यदि किसी स्त्री का पति अपुत्र ही, उसकी अपुत्र का मतलब यदि उसके पुत्र ना हुआ हो, सिर्फ पुत्री हुई हो और उसका अगर उसकी किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार की स्त्री का भी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार देखने को मिलता है। और याज्ञवल्क्य की इस रचना के अनुसार, याज्ञवल्क्य के अनुसार अपुत्र पति की मृत्यु के बाद भी जो विधवा पत्नी होती थी उसका संपत्ति पर अधिकार हुआ करता था। तो सामाजिक रूप में जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति में उतनी गिरावट देखने को नहीं मिलती थी। गुप्त काल में भी जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति कुछ बेहतर हुआ करती थी। तो इस प्रकार से हमने गुप्त काल की सामाजिक और जो आर्थिक है उन स्थितियों को एक एक करके हमने समझा है। बची हुई जो एक इसकी बचा हुआ जो पार्ट है जिसके अंतर्गत हम इनकी धार्मिक स्थितियों को देखेंगे नेक्स्ट हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे धार्मिक स्थिति के साथ में। चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसकी वजह से पार्ट वाइज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। पार्ट वाइज इसलिए लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि ज्यादा आपको पढ़ने को मिले, ज्यादा फैक्ट, ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले। वरना अगर मैं 2-2, 4-4 पॉइंट लेकर करके एक ही क्लास में 15-20 मिनट की वीडियो के अंतर्गत सभी सम्राट और उनके सामाजिक, आर्थिक इन सभी स्थितियों को अगर देखेंगे तो ये संभव नहीं हो सकता था। अगर मैं डिटेल्स बता रहा हूं तो इतना समय लगता है। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।